आप सभी संगिनी बहनों का इस सत्र में स्वागत है। इस सत्र में हम दस्त के समुदाय आधारित प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस पूरे सत्र में हम बात करेंगे कि दस्त क्या होता है, दस्त के प्रकार क्या हैं, दस्त के लक्षण और उनका वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, दस्त की रोकथाम के लिए क्या उपचार किए जा सकते हैं, ओआरएस कैसे बनाया जाता है और आशा एवं संगिनी की क्या भूमिका होगी दस्त के प्रबंधन को लेकर। संगिनी बहनों, जैसा कि आप सब जानती हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण डायरिया है। डायरिया, जिसे हम दस्त भी कहते हैं। पूरे विश्व में डायरिया से होने वाली मौतों में से लगभग 20% मौतें अकेले भारत में होती हैं। आइए जानते हैं कि दस्त क्या है। यदि बच्चे को दिन में 3 या अधिक बार ढीले पानी के रूप में मल हो रहा है तो उसे हम डायरिया कहेंगे। इसे तीव्र, लगातार या दीर्घस्थायी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि किसी बच्चे में दस्त है तो दस्त के कारण निर्जलीकरण हो सकता है और निर्जलीकरण होने से बच्चों में मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे दस्त के कारण निर्जलीकरण होता है और हम इस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि इसका प्रबंधन कैसे करेंगे। शरीर को सामान्य रूप से पानी और लवण की आवश्यकता होती है, जो उसको पेय पदार्थों और भोजन के माध्यम से मिलती है। जब बच्चे को दस्त होता है तो मल, मूत्र और पसीने के माध्यम से पानी और लवण, जिसे हम मिनरल्स भी कहते हैं, शरीर से बाहर निकलने लगते हैं और शरीर में इसकी कमी होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्जलीकरण होता है। यह तब होता है जब पानी और लवण का उत्पादन इनपुट से अधिक होता है, यानी कि बच्चा जितना भोजन और पेय पदार्थ ले रहा है उससे अधिक उसके शरीर से बाहर निकल जा रहा है। आइए अब बात करते हैं दस्त के प्रकार की। दस्त, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि 24 घंटे में 3 या अधिक बार पतला मल होने को हम दस्त कहते हैं। स्तनपान करने वाले शिशुओं के 3 से अधिक बार मल करने को दस्त तभी कहा जाएगा जब मल में पानी की मात्रा अधिक हो और मां के अनुसार शिशु को मल त्याग की जो फ्रीक्वेंसी है वो सामान्य से अधिक है। दूसरा जो प्रकार है वह है खूनी पेचिश या दस्त। इसमें मल में खून आता है। इसके द्वारा जो संक्रमित बच्चे होते हैं उनके आंतों और पोषण में क्षति होती है। तीसरे प्रकार का जो दस्त है वह गंभीर और दीर्घस्थायी दस्त है, लगातार रहने वाला दस्त। यह दस्त एक ऐसा रोग है जो 14 दिन से अधिक दिन तक लगातार बना रहे। इस दौरान मल में खून भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। कुपोषित बच्चों में यह बीमारी होने की संभावना अधिक होती है, जिससे उनका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो सकता है। निर्जलीकरण के आधार पर दस्त का वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है: गंभीर निर्जलीकरण, कुछ निर्जलीकरण या निर्जलीकरण नहीं होना। इसके साथ ही दीर्घस्थायी दस्त होना, यानी कि 14 दिन से अधिक की दस्त होना, या पेचिश होना, दस्त में खून आना भी दस्त के प्रकार हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि इनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे गंभीर निर्जलीकरण की। गंभीर निर्जलीकरण के जो लक्षण हो सकते हैं वह है बच्चे का सुस्त हो जाना, धसी हुई आंखें होना, बच्चे को कुछ भी पी पाने में कठिनाई हो रही है या वो जो भी पी रहा है वो उल्टी कर दे रहा है, पेट की त्वचा चुटकी भरने पर बहुत ही धीमे से वापस जाती है। इनमें से यदि कोई भी 2 लक्षण है बच्चे में तो वो गंभीर निर्जलीकरण हो सकता है। गंभीर निर्जलीकरण होने पर आशा द्वारा प्लान सी फॉलो किया जाना है, यानी कि तत्काल उसे रेफ़र किया जाना चाहिए। रास्ते में उसे ओआरएस का घोल पिलाते रहने की माँ को सलाह दें और साथ ही स्तनपान जारी रखने की सलाह दें यदि बच्चा स्तनपान कर रहा है तो। अस्पताल से आने के बाद उसका फॉलो अप अवश्य समय समय से करते रहना है। यदि कुछ निर्जलीकरण की बात करें तो यदि बच्चे में बताए गए लक्षणों में से 2 या अधिक लक्षण हैं तो उसमें कुछ निर्जलीकरण हो सकता है। ये लक्षण इस प्रकार से हैं: बच्चे का चिड़चिड़ाना, दूध नहीं पीना, रोना या धसी हुई आंखें होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बच्चा बार बार पानी
मांग रहा है या उसे प्यास लग रही है, पेट की त्वचा चुटकी भरने पर धीमे से वापस जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ निर्जलीकरण की संभावना हो सकती है। कुछ निर्जलीकरण होने की स्थिति में यदि बच्चा 2 माह से कम का है तो उसे तत्काल अस्पताल में उपचार हेतु भेजा जाना चाहिए। यदि बच्चा 2 माह से 5 वर्ष का है तो प्लान बी फॉलो करेंगे, जिसमें हम माँ को ओआरएस बनाना सिखाएं और 4-4 घंटे पर उसे पिलाते रहने की सलाह दें। निर्जलीकरण की दोबारा से 4 घंटे बाद जांच करें। यदि निर्जलीकरण के लक्षण तब भी दिखते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे तत्काल अस्पताल के लिए भेजें और माँ को यह सलाह दें कि रास्ते में भी उसको ओआरएस का घोल देती रहे, स्तनपान जारी रखने की सलाह दें और साथ ही जिंक की गोली 14 दिन तक दी जानी चाहिए। यदि निर्जलीकरण नहीं है बच्चे में तो ऐसी स्थिति में प्लान 1 फॉलो किया जाना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। निर्जलीकरण नहीं है बच्चे में यह हम तभी कहेंगे जब खतरे का कोई लक्षण बच्चे में नहीं दिखे और वह सामान्य रूप से पेशाब कर रहा है, तो बच्चे में निर्जलीकरण नहीं है। उसका प्रबंधन प्लान ए से किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि बच्चे में दीर्घस्थायी दस्त है और पेचिश है तो उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, आइए इस पर चर्चा करें। यदि बच्चे में निर्जलीकरण नहीं है, दस्त के खतरे के कोई भी लक्षण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में माँ एवं परिवार के सदस्यों को प्लान ए फॉलो करने की सलाह देंगे। माँ को बताएंगे कि स्तनपान जारी रखें। यदि बच्चा 6 माह से बड़ा है तो सामान्य खान-पान जो भी देते हैं वह उसका जारी रखना है, उसे बंद नहीं करना है। साथ ही ओआरएस का घोल पिलाते रहें। जिंक की गोली 14 दिन तक बच्चे को देनी है। खतरे के लक्षणों के बारे में अवश्य बताएं कि अगर आपको आगे कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, बच्चा सुस्त पड़ रहा है या बच्चे की आंखें धसी हुई हैं, बच्चा बार-बार पानी मांग रहा है या बच्चा कुछ भी खा रहा है उल्टी कर दे रहा है या चुटकी भरने से पेट की त्वचा जो है वो धीमे से वापस जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको तत्काल स्वास्थ्यकर्ता से संपर्क करना चाहिए। आशा द्वारा 2 दिन बाद पुनः भेंट किया जाना है, फॉलो अप करके उसकी जांच की जानी है। इसी के साथ ही यदि लगातार 14 दिन से दस्त बना हुआ है या दस्त में खून आ रहा है, ऐसी स्थिति में तत्काल बच्चे को रेफ़र किया जाना चाहिए, उसे अस्पताल भेजा जाना चाहिए और माँ को यह सलाह देनी है कि वह बच्चे को ओआरएस का घोल पिलाती रहे और स्तनपान जारी रखे। अस्पताल से आने के बाद आशा द्वारा उसका फ़ॉलो-अप किया जाना चाहिए। जब भी बच्चे को दस्त लगे उसको ओआरएस और जिंक की निर्धारित मात्रा दी जानी है। समुदाय स्तर पर ओआरएस का वितरण आशा कार्यकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। बच्चे को आयु के अनुसार या वजन के अनुसार ओआरएस की मात्रा निर्धारित करके दी जाती है। यदि बच्चा 4 महीने का है या 6 किलोग्राम से कम है तो उसे 200 से 400 ml ओआरएस दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि बच्चा 4 से 12 महीने का है और उसका वजन 6 किलोग्राम से 9.9 किलोग्राम के बीच में है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को 400 से 700 ml ओआरएस की मात्रा दी जाती है। यदि बच्चा 12 महीने से 2 वर्ष तक का है या फिर उसका जो वज़न है वो 10 किलो से 12 किलो के मध्य में है तो ऐसे बच्चे को 700 से 900 ml ओआरएस दिया जाता है। यदि बच्चा 2 वर्ष से 5 वर्ष तक का है और उसका वज़न 12 से 19 किलोग्राम है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को 900 से 1400 ml ओआरएस की मात्रा दी जा सकती है। बच्चे को थोड़ी-थोड़ी देर पे ओआरएस पिलाते रहना है, माँ को यह सलाह देनी है। इसी प्रकार दस्त होने पर बच्चे को जिंक की खुराक भी दी जाती है। यदि बच्चे की आयु 2 माह से 6 माह के बीच की है तो उसे आधी गोली दी जानी है यानी कि 10 मिलीग्राम, जो कि उसे प्रतिदिन आधी गोली 14 दिन तक दिया जाना है। इसी प्रकार यदि बच्चा 6 माह से ऊपर है और 5 वर्ष तक का है तो उसे 1 गोली 20 मिलीग्राम की, जो कि उसे 1 गोली प्रतिदिन खानी है और यह 14 दिन तक दी जानी है। आप सभी को ओआरएस बनाने की विधि तो पता ही होगी, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे दोहरा लेते हैं। आप जब भी अपने क्षेत्र भ्रमण पर जाएं तो आशा से
सुनिश्चित कर लें कि उसे सही विधि ओआरएस बनाने की आती है या नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो आप उसे बताइए। सबसे पहले ओआरएस बनाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए। साफ बर्तन में 1 लीटर स्वच्छ पानी डालें। इसी बर्तन में 1 पैकेट ओआरएस पाउडर का पूरा डाल दें। ओआरएस पाउडर को पानी में साफ चम्मच से अच्छी तरह मिलाएं। बना हुआ घोल बच्चे को छोटे-छोटे घूंट में पिलाएं। 24 घंटे बाद यदि ओआरएस का घोल बच जाता है तो उसे फेंक देना चाहिए। हम बार-बार जब भी बच्चे को दस्त लगे ओआरएस देने की बात करते हैं। आइए जानते हैं कि ओआरएस होता क्या है। ओआरएस ग्लूकोज, खाने वाले लवण तथा अन्य 2 लवण यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और ट्राइसोडियम नाइट्रेट का एक सूखा मिश्रण होता है, जिसे स्वच्छ पानी में मिलाकर दस्त से ग्रसित बच्चे को पिलाया जाता है। ग्लूकोज ओआरएस का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि आंतों द्वारा ज़रूरी नमक को सोखने में मदद करता है। दस्त होने पर बच्चे में निर्जलीकरण होता है, जिससे कि पानी और लवण शरीर से बाहर निकलते हैं। ओआरएस द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। ओआरएस की ज़रूरत क्यों है? जब भी आशा कार्यकर्ता अपनी क्षेत्र भ्रमण में जा रही है, उसे दस्त से ग्रसित बच्चा मिलता है, तो माँ एवं परिवार के सदस्यों को ओआरएस लेने के लिए प्रेरित करें और उसके फ़ायदे भी अवश्य बताएं। ओआरएस दस्त के कारण हुई पानी एवं जरूरी लवणों की कमी को पूरा करता है। निर्जलीकरण के कारण होने वाली मृत्यु से बचाता है। दस्त से होने वाली 93% मृत्यु को समय पर ओआरएस देकर टाला जा सकता है। उल्टी में 30% तक कमी लाता है और पानी चढ़ाने की जो ज़रूरत पड़ती है बच्चे को, वो उसमें 35% तक की कमी ओआरएस के द्वारा लाई जा सकती है। इसीलिए ओआरएस देने पे हम ज़्यादा जोर देते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की कि दस्त के दौरान बच्चों को ओआरएस और जिंक दोनों ज़रूर देते रहना चाहिए। दस्त के दौरान माँ का दूध, तरल और खाद्य पदार्थ जारी रखना चाहिए। 14 दिनों तक जिंक की खुराक देते रहना है। भोजन से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने की सलाह दी जानी है। बच्चे का मल धुलाने साफ करने के बाद भी साबुन से हाथ धोया जाना चाहिए। दस्त उपचार के लिए नज़दीकी आशा एवं एनम दीदी से मिलने के लिए माँ एवं परिवार के सदस्यों को अवश्य बताएं। समय से खतरे के लक्षणों की पहचान कर और बच्चे को उचित देखभाल कर दस्त से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। दस्त में भी स्तनपान जारी रखने की सलाह दी जानी चाहिए। समुदाय में कई बार जानकारी के अभाव में दस्त में जो चीज़ें हानिकारक है, हम बच्चे को वो दे देते हैं जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि दस्त के दौरान क्या चीज़ें देनी चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। दस्त के दौरान माँ का दूध जारी रखना है। ओआरएस दे सकते हैं, छाछ, नींबू का पानी, दाल या सब्जी का सूप या पानी, चावल का माड़, ताजे फलों का रस, उसमें चीनी नहीं डालना है फलों के रस में, और सादा स्वच्छ पानी दे सकते हैं। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें दस्त के दौरान नहीं दी जानी चाहिए, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, बोतल वाले पेय पदार्थ जो भी हैं, फलों का रस जिसमें चीनी ऊपर से मिलाया गया हो, कॉफ़ी, चाय या ग्लूकोज, उसे नहीं देना चाहिए। आशा के कार्यों की यदि बात करें दस्त के प्रबंधन में, तो आशा गृह भेंट के दौरान ऐसे बच्चों की पहचान करे जिन्हें दस्त है और उनके उपचार की सही सलाह दे। ओआरएस का वितरण भी आशा द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गंभीर निर्जलीकरण या पेचिश या 14 दिन से अधिक की दस्त होने पर तत्काल रेफर करें। ओआरएस का पैकेट और जिंक की गोली ऐसे बच्चों को दे जिन्हें दस्त तो है लेकिन निर्जलीकरण नहीं है। माँ को बताए कि ओआरएस का घोल कैसे बनाया जाता है और स्तनपान जारी रखने की सलाह भी अवश्य दें। VHIR के भाग 6 में दस्त से ग्रसित बच्चों की जानकारी को अपडेट करना है। समुदाय में जो भी डायरिया ग्रसित बच्चे मिलते हैं, उसकी जानकारी VHIR के भाग 6 में आशा द्वारा अपडेट की जानी चाहिए। इसमें जो जानकारी मांगी गई है वह इस प्रकार से है। जिस भी बच्चे को दस्त है, उसकी विशिष्ट परिवार संख्या, बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, प्रसव का स्थान, कहाँ पर प्रसव हुआ है, सरकारी संस्था में, प्राइवेट या घरेलू, बच्चे की आयु माह में लिखी जानी है, बच्चा जो है वो उसका लिंग क्या है, लड़का है या लड़की है, बच्चे का वजन ग्राम में लिखना है। आशा द्वारा बीमारी की पहचान की तिथि, लक्षणों के आधार पर संभावित बीमारी का नाम लिखें। इसी के साथ साथ आशा द्वारा संक्रमण
होने पर क्या दिया गया है उपचार, ओआरएस दिया गया, जिंक दिया गया या निमोनिया होने पे एमॉक्सिसिलिन दिया गया, उसकी जानकारी इसमें दी जानी है। बच्चे को समुदाय से यदि रेफ़र किया गया तो हाँ नहीं में उसको लिखें। रेफ़रल की तारीख़ लिखें। रेफ़रल जहाँ पर किया गया है उस स्वास्थ्य इकाई का नाम लिखें। क्या बच्चे को स्वास्थ्य इकाई पर सेवा मिली? यदि मिली है तो हाँ नहीं में लिखें। आशा द्वारा कुल कितनी बार फ़ॉलो-अप किया गया वह जानकारी यहाँ पर आएगी। उपचार के बाद बच्चे की स्थिति क्या है? बच्चा स्वस्थ है या मृत्यु हो गई है? यदि बच्चे की मृत्यु हो गई है तो उसका सीडीआर किया गया या नहीं किया? चाइल्ड डेथ रिव्यू किया गया या नहीं किया गया? हाँ नहीं में लिखना है। दस्त प्रबंधन में संगिनी की भूमिका इस प्रकार से है। संगिनी अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान आशा की जानकारी एवं कौशल का अवलोकन करे और उसे आवश्यक सहयोग प्रदान करे। समय समय पर उसका क्षमतावर्धन क्लस्टर मीटिंग या AAA मीटिंग के माध्यम से करती रहे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो भी बीमार बच्चे हैं उनका फॉलोअप अवश्य संगिनी द्वारा किया जाना है। यदि आशा के पास जिंक ओआरएस के पैकेट नहीं है तो उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाने में सहयोग करना है। आशा के VHIR में बीमार बच्चों की जानकारी अपडेट करने में सहयोग करें और प्रत्येक क्षेत्र भ्रमण के दौरान इसका अवलोकन अवश्य करें। संगिनी डायरी के भाग 11 में अपने सभी आशा क्षेत्रों के डायरिया ग्रसित बच्चों की संख्या और जानकारी को आशा संगिनी द्वारा भी अपडेट किया जाना चाहिए। आइए अब इस दस्त प्रबंधन के सत्र में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक क्विज़ के माध्यम से दोहरा लेते हैं। आपको आगे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। उन विकल्पों में से ही कोई एक सही उत्तर है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है और इसके बाद अगले प्रश्न पर आगे बढ़ जाना है। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 6 माह से छोटे बच्चे को दस्त होने पर जिंक की कितनी खुराक देंगे? विकल्प इस प्रकार से है, 1/4 गोली, 1 गोली पूरी देंगे, आधी गोली देंगे या 6 माह के बच्चे को जिंक नहीं देना है। इसका सही उत्तर है 6 माह से छोटे बच्चे को आधी गोली जिंक की खुराक देनी चाहिए। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, VHIR 2020-21 के कौन से भाग में डायरिया निमोनिया की जानकारी अपडेट आशा करती है? विकल्प इस प्रकार से हैं, भाग 4 में, भाग 6 में, भाग 8 में या भाग 12 में। सही उत्तर है VHIR 2020-21 के भाग 6 में आशा द्वारा डायरिया निमोनिया से ग्रसित बच्चों की जानकारी अपडेट की जाती है। प्रश्न 3 इस प्रकार से है, इनमें से कौन सा गंभीर निर्जलीकरण का लक्षण नहीं है? आपके विकल्प हैं धसी हुई आँखें, कुछ भी पी पाने में कठिनाई, अत्यधिक सुस्त होना या फिर रोना। इसमें सही उत्तर है रोना गंभीर निर्जलीकरण का लक्षण नहीं है। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है, आशा द्वारा बच्चे को कब रेफ़र करेंगे? विकल्प इस प्रकार से है, दिन में 1 दस्त पानी जैसी होने पर रेफ़र करेंगे, दस्त में खून आने पर रेफ़र करेंगे, निर्जलीकरण नहीं है और पेशाब हो रही है सामान्य तब रेफ़र करेंगे, बच्चा ज़्यादा सो रहा है तब रेफ़र करेंगे। सही उत्तर है दस्त में खून आने पर आशा द्वारा बच्चे को रेफ़र किया जाना चाहिए। दस्त प्रबंधन के इस सत्र के बाद सभी संगिनी बहनों से यह अपेक्षा की जाती है कि क्लस्टर बैठक में इस सत्र का संचालन सही प्रकार से करने में उन्हें मदद मिलेगी और साथ ही समुदाय स्तर पर भी दस्त के प्रबंधन में आशा को अपेक्षित सहयोग दे सकेंगी। आप सभी संगिनी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।